सबसे बड़ी लोकतंत्र संस्था है। दर्शकों, पिछले कई दिनों से लगातार वोट चोरी और डेटा चोरी तमाम सारे आरोप विपक्ष लगाता हुआ चला आ रहा है। कभी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना तो कभी गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। दर्शकों, आपने देखा है कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने को है। चुनाव से पहले एसआईआर पर विपक्ष जमकर सदन में हंगामा करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि वहाँ उन्होंने वोट चोरी के साथ साथ तमाम सारा डेटा चोरी का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी चाल चली और एक ऐसा बड़ा कानून लाने की कोशिश की जिससे तमाम सारे सीएम, पीएम और राज्य मंत्री कानून के दायरे से अब बच नहीं पाएंगे। एक ऐसा कानून जो सारी राजनेताओं पर लागू होगा और भारत में एक मिसाल भी बन सकता है। लेकिन इस सब कानून के पीछे विपक्ष जमकर गरमाया हुआ है। उसे भय है कि अगर ये कानून पास हुआ तो कहीं ना कहीं कुर्सी जा सकती है। कुर्सी का खेल है दोस्तों। ये कहाँ का नियम है कि जनता के लिए अलग कानून और नेताओं के लिए अलग कानून? क्योंकि सवाल तो बनता है, जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो भी करने जा रहे हैं उस पर जनता की हम बात तो लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेरे स्टूडियो में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर रमेश सोलंकी जी हैं और ये आज वो चीज़ें बताएंगे कि जो बिहार की धरती को उथल पुथल किए हुए हैं। इसी के साथ साथ मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजमोहन त्यागी हैं, जो कि राजनीतिक तौर पर तमाम सारे तौर तरीकों के तौर पर मुझे राजनीति की वो परिभाषा बताएंगे जिनकी हम, जैसे कि जो अमित शाह जी के द्वारा जो कानून लाया जा रहा है उस पर क्या कुछ नज़र या प्रक्रिया इनकी रहती है, क्योंकि कई दिनों से लगातार इस पर वो चर्चाओं में बने हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे चलूँगा। सोलंकी जी, आपने देखा है कि आजकल बिहार का मुद्दा गरमाया हुआ है और जमकर राजनीति हो रही है। वोट चोरी का आंदोलन आरोप लग रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो योगेश जी, आपने वैसे सवाल बहुत अच्छे किए हैं आज। जो इस समय ये ज्वलनशील क्वेश्चन हैं जो लोगों के जहन में गूंज रहे हैं हर समय। इस सर वाला जो मामला बताया था जी, ये कुछ ऐसा लगता है कभी कभी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि राजनीति करो, उनको लड़वाओ और मौज लो। पहले नेता करते थे ऐसा, लगता अब जनता मौज ले रही है और नेता आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है। राहुल गांधी बीजेपी पर, बीजेपी राहुल गांधी पर, जनता अपनी मौज ले रही है, खूब लड़ रहे हैं। और कोई कहीं से अपना डेटा ले आता है, कोई कहीं से ले आता है। तो बड़ा दिलचस्प राजनीति चल रही है बिहार की इस समय। राहुल गांधी अपने तेजस्वी यादव को लेकर के और बिहार के किले को जीतना चाह रहे हैं। तो इधर बीजेपी भी सोच रही है कि अब तक हमारी बिहार जो है हैट्रिक फिर से लगे और फिर से बीजेपी आए। तो ये तो अब योगेश जी समय बताएगा कि मतदाता का मूड क्या बनता है। मतदाता सच और झूठ पर किस तरह से समझ करके सच और झूठ को और अपना वोट देते हैं। अच्छा, आप कितने दिन से रिसर्च कर रहे हो इस चीज़ पर? आपने देखा होगा सदन में जमकर हंगामा कट रहा है, विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये इस तरीके के स्लोगन वहाँ से दिखाई दे रहे हैं। नहीं लगता कि देश को शर्मसार किया जा रहा है इस तरीके के नारों के साथ? बहुत अच्छा प्रश्न किया ये भी। और जो स्लोगन दिए जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, यार एक देश के प्रधानमंत्री के साथ कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसका इस समय वर्ल्ड में नाम है, रेस्पेक्ट है। हमें इसका मतलब नहीं मोदी प्रधानमंत्री हैं, भले ही राहुल गांधी होते, भले ही अखिलेश जी होते, कोई होते, लेकिन कभी एक ऐसे संवैधानिक पद पर जो विदेशों में भारत जाता है, मोदी नहीं, भारत है, इंडिया कोई देश है। तो प्रधानमंत्री पद एक देश है। हम देश को कह रहे हैं वोट चोर, कोई बात है तो सीधा स्लोगन क्यों दे रहे हो? उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्य वो करिए आप। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा है बिहार में मुद्दा गरमाया हुआ है एसआईआर को लेकर। एसआईआर क्या है और क्यों इतनी अपोजिशन पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है? एक्चुअली एसआईआर ये
वोटों से संबंधित है, मत से। अभी जैसे SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष संशोधन, ये वोटों में जो 2,65,000 का जैसे मामला गूंज रहा है कि 2,65,000 वोट चोरी कर लिए मोदी ने, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रहा है। मोदी जो विपक्ष के वोट हैं उनकी चोरी कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे विपक्ष चोरी कर रहे हैं। 2,65,000 वोट, अब तो 2,80,000 का आंकड़ा के 2,80,000 वोट चुरा लिए मोदी ने। लेकिन सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि मोदी अगर वोट चोरी करा रहे हैं तो वहाँ एक सरकार ने एक नया नियम किया है। उस नियम में उन्होंने कहा है कि अगर किसी का वोट कटा है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, तो उसके लिए उन्होंने एक यानी चुनाव आयोग ने एक मिशन तैयार किया है जिसमें उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं वेरिफिकेशन के तौर पर, और वहाँ एक फॉर्म जमा होगा जो ड्राफ्ट में जाकर के जमा किया जाएगा आपका फॉर्म। योगेश जी, वैसे इस कानून के बारे में क्या नया आया है हमारे त्यागी जी अच्छा बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है योगेश जी, आग वहीं लगती है कुछ धुआं होता है। ये कोई तो मामला होगा, ये नहीं मामला है तो बीजेपी या मोदी जी इन पर FIR क्यों नहीं कराते हैं? आज के उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि 2,65,000 वोट जो आपने अपने डेटा से हटाए, वो क्यों हटाए, और इलेक्शन कमीशन ने इसको स्वीकारा भी है कि हाँ हमने हटाए हैं। क्यों हटाए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो 2,65,000 वोट हटाए हैं उनको वेबसाइट पे अपलोड करो, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज DMG के पास, DM साहब के पास, और जो चीफ इलेक्टोरल है डिस्ट्रिक्ट के उनके पास ये पूरा डेटा जाए 2,65,000 का, और उनके सामने रीजन भी लिखो। ये इलेक्शन कमीशन ने बताया कि साहब कुछ वोटर यहाँ से चले गए, कुछ मर गए, इसलिए 2,65,000 वोट हमने कट किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको डालिए और उसके सामने मेंशन कीजिए कि ये बाहर है। पहले अपना उन्होंने बताया कि इसी ने इलेक्शन कमीशन ने कि साहब नए वोट बनाए भी जा रहे हैं और जो है वो बूथ पर बनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस राजनीति से क्यों जोड़ रहे हो वोट को? वोट तो जनता का अधिकार है अपना, उसे राजनीति से क्यों जोड़ रहे हो? बूथ पर क्यों जाएगा वो? बूथ पर क्यों दिखवाएगा? आप सारी डिटेल अपनी वेबसाइट पर अपलोड करिए। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बात मानी है, स्वीकार की है और कहा है आदेश का पालन होगा। ये जो 2,65,000 वोट का जो SIR जो विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है कि इन वोटों के बारे में बताइए, दोबारा रिवीजन कीजिए, तो उसमें भाजपा का क्या लेन देन है? क्या वोट चोरी भाजपा ने की है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी अपना काम कर रहा है, विपक्ष को इस पर बुरा लग रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहा है कि मोदी के लिए काम कर नहीं। योगेश जी, ये सच है कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है कि इस समय चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, ये सारे बीजेपी के पर इशारे पर और मोदी जी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, विपक्ष कह रहा है इलेक्शन कमीशन भी मोदी जी के इशारे पर कार्य कर रहा है। वैसे ये मसला इलेक्शन कमीशन का है कि वोट कहाँ गए, कैसे गए, उन्हें बताना चाहिए, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं अभी इसी बीच आपको इंटरप्ट करते हुए बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन वहाँ बिहार में कह रहा है कि हम एक यूज़र जो व्यक्ति हैं, वोटर हैं, उनके लिए संशोधन फॉर्म निकाल रहे हैं जिसमें 1,68,000 लोगों ने वो संशोधन फॉर्म भरे हैं। उस संशोधन फॉर्म में क्या है कि इलेक्शन कमीशन कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आप बिहार के मतदाता हो तो आप जिस तरीके से BLO हमारे यहाँ जाकर वेरिफिकेशन करता है प्रत्येक उसमें, वैसे ही BLO वहाँ पर वेरिफिकेशन करेगा, लेकिन ड्राफ्ट के जरिए आप फॉर्म भरें और आपके पास 11 प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हों, जैसे आपका
मूल्यवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इनमें से कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट हो वो आप उस फॉर्म के साथ लगाइएगा और वो आपके ड्राफ्ट में जमा हो जाएगा। इससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं साहब, डायरेक्ट जो हमारे मतदाता हैं उन्हें ऐसे की ऐसे अपडेट कर दिया जाए, हालांकि उनका वेरिफिकेशन नहीं किया जाए। लेकिन आपने ये देखा है दूसरी तरफ, और इलेक्शन कमीशन ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति पर ये 11 डॉक्यूमेंटों में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी वो उस फॉर्म को भर सकता है। और भरने के बाद अब हमारा ERO जो वहाँ ग्राउंड लेवल पर जाएगा वो आपका वेरिफिकेशन करेगा और वहाँ अड़ोस पड़ोस में दाएं बाएं पूछ पाछ के आपका वेरिफिकेशन करके वो आपके वोट को बढ़ा देगा। यानी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। आपने देखा है कि जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं उससे पहले हर स्थान पर BLO जाते हैं, वोट घटे, कौन मरा, कौन जिया, कौन कहाँ गया, ये सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी फर्जी वोट आएगा, कोई डाल नहीं पाएगा, किसी के वोट रह जाएंगे, कोई मरे हुए 100 साल पुराने चाचा का वोट बनवाएगा। तो ये तो जरूरी है ना वेरिफिकेशन होना। योगेश जी, मैं 2 शब्दों में एक बात कह दूं, यदि विपक्ष पक्ष की हाँ में हाँ, सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ करता रहेगा तो फिर विपक्ष कहाँ, उसकी फिर तो खत्म कहानी, राजनीति खत्म हो जाएगी। उसे अपनी राजनीति भी तो जिंदा रखनी है। अब आजकल जो पॉलिटिकल बड़ा करप्ट हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। अब राजनीति के जो नियम सिद्धांत हैं सब खुटी पर टांग दिए लोगों ने। नहीं विपक्ष सोच रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं मालूम है किस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, नहीं मालूम है कि किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। देखा है, वादे कर देते हैं राजनेता, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, लेकिन कोई वादे नहीं, कुछ नहीं। हमने लोकसभा का ये सदन भी देखा है, हमने वो सदन भी देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते थे तो पूरा सदन शांत प्रभाव से सुनता था, कोई इस तरह के स्लोगन्स वगैरह नहीं होते थे। लेकिन आज स्लोगन लग रहे हैं सदन में, क्या कहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लग रहे हैं। अब देख रहे हो, देखो तुम जो पहली बात कर रहे हो लगभग 20-25-30 पुरानी बात, 20-25 साल पुरानी बातों को, अब वो राजनीति नहीं है। अब लोगों को नॉलेज भी नहीं है, सच पूछी जाए तो। ठीक है। अब राजनीति को देखते हो, पैसा हो, रसूख हो और बीच में मीडिएटर हों जो वोट को बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब राजनीति का हाल बड़ा गंदा है, यानी राजनीति बिगड़ चुकी है। आप देखते हो, आप भी देखते हो, प्रधान इलेक्शन पर कितने हमने बताए कि यहाँ गाड़ी नोटों की मिली, कि यहाँ 1 लाख रुपया दे दिया। तो अब वो वोट मतदाता को अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके पास आऊँगा। इससे पहले मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अधिवक्ता जी से पूछता हूँ। देखिएगा कि मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया सदन में कि अगर प्रधानमंत्री हो, CM हो या कोई राज्य मंत्री हो, अगर वो 30 दिनों तक जेल में रहता है और 31वां दिन होता है तो उसकी पूरा जो पद है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, बर्खास्त समझा जाए और उसकी जगह पर कुछ भी करे पार्टी, किसी और को रखे, लेकिन उसका पद हटना चाहिए। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते, क्योंकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है एज ए कानून सलाहकार? अभी हमारे देश की सरकार ने संसद के अंदर एक कानून पेश किया जिसमें हमारे अमित शाह जी ने इस कानून के अंदर 3 कानून बनाए गए हमारे राजनेताओं के लिए, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विधेयक 2025, दूसरा विधेयक संविधान संशोधन विधेयक 30 और तीसरा जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक 2025। इन विधेयकों का उद्देश्य हमारी सरकार में, पूर्व में हमारे संविधान के अंदर जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो अपराध करने के बाद जेल में निवास करते थे, जेल में निवास करने के बाद भी अपनी सत्ता को अपने हाथ में चाबी रखते थे और सत्ता को अपनी जेल में रहते हुए चलाते थे, उसको दूर करने के लिए ये विधेयक संसद में लाने पड़े
क्योंकि इसमें हमारे संविधान के अंदर इसका कोई भी निदान नहीं था कि अगर कोई मुख्यमंत्री या हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कोई अपराध कर दे तो अपराध करने के बाद वो कुर्सी से तो हट जाता था, जेल में पहुंच जाता था, लेकिन जेल में जाने के बाद भी सत्ता अपने हाथ से चलाता था और वो इस्तीफा नहीं देता था। जैसे कि अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, सिसोदिया, ऐसे अनगिनत कई नाम हैं जो कि जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी सत्ता चलाई। तो इस कानून की आवश्यकता परिस्थितियों बस पड़ी जिसके कारण यह कानून संसद में हमारी सरकार ने पेश किया। इस कानून को पेश करने से हमारे देश की जनता को दो आधार मिले। पहला आधार कि देश की जो सरकारी नौकरियों में जो लोग लगे हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उसे तुरंत डीएम साहब सस्पेंड कर देते हैं कि आप आज से नौकरी से बर्खास्त किए जाते हैं। लेकिन हमारे देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसको बर्खास्त नहीं किया जाता और वो दोबारा आकर के अपनी कुर्सी पे पदासीन हो जाता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए संसद में ये हमारी सरकार को, अमित शाह जी को संसद में एक कानून लाना पड़ा। लेकिन हमारे विपक्षी लोग, मैंने देखा संसद में कि मैं आपकी खबर एक्सपर्ट मीडिया को देख रहा था तो उसमें देख रहा था कि हमारे ये सांसद, सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव और एक कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, वो जो कानून की जो प्रतिलिपियाँ थी उनको हमारे स्पीकर के पास आकर के फाड़ रहे थे। वो अमित शाह जी के सिर पर होकर फेंकी, सिर पे ऊपर फेंक रहे थे, उसका जबरदस्त विरोध कर रहे थे क्योंकि इन लोगों के संख्या अपराध प्रवृत्ति में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये कानून ये नहीं देखा, ये कानून ये भी बताता है हमें कि अगर 30 दिन तक अगर आपने अपराध किया है, ये कानून उन लोगों के लिए लागू होगा जो हमारी बीने संहिता के अंतर्गत जो 5 साल से दंडनीय अपराध हैं। 30 दिन जेल में रहने के बाद 31वें दिन स्वतः ही उसी राजनेता का इस्तीफा माना जाएगा। अच्छा वकील साहब, आप देखो बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हो, ऐसी स्थिति में आपने देखा है कि विपक्ष को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? ये कानून तो दोनों पार्टियों के लिए है, पूरे सदन के लिए है, लेकिन विपक्ष ज़्यादा क्यों इस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? विपक्ष, आपने देखा होगा विपक्ष जब इन मुद्दों को उठाता है, जब इलेक्शन का समय आता है। जब आपने देखा होगा जब 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसमें एक मुद्दा आया था कि ये देश का चौकीदार चोर है। उसके बाद 2024 में फिर इलेक्शन हुआ, उसके बाद एक मुद्दा आया कि संविधान बचाओ। ये बताओ, उदूल जिसके हाथ में पैर उलूल फुलूल की बातें, संविधान क्या बचाओ? संविधान तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने लिख दिया था और उसको सब लोग मान्य करते हैं। उसमें हमारी सरकार कोई संशोधन करने नहीं जा रही है। और अब ये जैसे बिहार का इलेक्शन आ रहा है तो इसमें एक मुद्दा चल रहा है SIR, इसे कहते हैं स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन, यानी कि हमारी वोटर लिस्ट का सत्यापन। ये SIR अभी का नहीं है, ये SIR तो हमारे बहुत पुराना है। जैसे हमारे निर्वाचन इलेक्ट्रिक बोर्ड की धारा 20 का सब क्लोज सेक्शन 3P ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में कोई परेशानी है कि मेरा वोट 3 जगह पर है तो वो निर्वाचन आयोग को अपना एक एप्लीकेशन देगा। निर्वाचन आयोग उससे एक नोटिस देगा कि आपने ऐसा क्यों किया, या तो गलती से हुआ है तो उसको हलफनामा या शपथ पत्र के माध्यम से वो निर्वाचन आयोग को दाखिल करेगा, तभी उसका निस्तारण होगा। और इस तरह की बातें चोरी नहीं होती। आरोप तो ये लग रहा है वोट चोरी करने की वजह से चोरी नहीं है। हमारे निर्वाचन आयोग ने ये स्वीकार किया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। जब हमारे देश में कभी भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उससे एक माह पूर्व हमारे BLO, सरकार के द्वारा निर्धारित BLO निर्धारित किए जाते हैं। वो घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करते हैं। जो कोई मृतक है और जो कोई बाहर इधर से पलायन कर गया है
या फिर जो कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है उन सब लोगों का नाम इंक्लूड करते हैं, और जो मृतक हो गए हैं उनके नाम में परिवर्तन करते हैं। और जो कोई बाहर से जैसे घुसपैठी आ जाते हैं वो ज़बरदस्ती अपने नामों को हमारे विपक्षी लोग उसमें समाहित कर देते हैं। ऐसे नामों को भी लिस्ट से हटाया जाना ये SIR का उद्देश्य है। देखिएगा, मुद्दा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता इस पर। अश्विनी उपाध्याय एक बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि भारत में जमकर घुसपैठ हो रहा है और आधार कार्ड, पैन कार्ड फर्जी तौर पर कई सारे राज्यों में बनाए जा रहे हैं। आए दिन वो वीडियो के माध्यम से संदेश देते रहते हैं। अच्छा, सरकार क्यों नहीं जागरूक हो पा रही है इन चीज़ों पर कमांड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस तरह की इंटरनल सुरक्षा भारत के लिए? नहीं, ये नहीं कह सकते कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार अभी देखिए बांग्लादेश के मुद्दे पर, बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठी हमारे देश के अंदर हर शहर में प्रवेश किए हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक आदेश के माध्यम से सभी जिलों के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया कि जहाँ भी जो भी घुसपैठी जिस जिले के अंदर हैं उन सबको एक उनकी लिस्ट बनाई जाए और उन सबको लिस्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाए, जिससे कि चिन्हित हो सके कि कहीं कोई आतंकवादी के रूप में हमारे देशद्रोही तो नहीं बसा हुआ। तो आप सोचते हो सरकार सही अपनी जगह पर काम कर रही है? सरकार इस समय सही जगह पे काम कर रही है। हमारे मोदी जी एक ऐसे मोदी जी जो कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से नहीं झुके, जिसकी दोगली नीति पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ अलग और हिंदुस्तान के विरुद्ध अलग। इसके परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि ऐसी ही नीति हमारा विपक्ष अपना रहा है। हमारे मोदी जी कह रहे हैं 1 पर्सन और 1 नेशन, दिस इज द SIR का उद्देश्य यही है कि 1 पर्सन और 1 नेशन, यानी एक व्यक्ति एक वोट। एक व्यक्ति के 2 वोट नहीं हो सकते, यानी एक व्यक्ति के 2 वोट नहीं हो सकते। आपको लगता है कि मोदी सही काम कर रहे हैं, विपक्ष को ये चीज़ भा नहीं रही है? विपक्ष की लगता है, अभी त्यागी से सुन रहा था वकील साहब से, योगेश जी, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष या जो इस समय अध्यक्ष हैं या मुखिया हम समझ लें या मेन समझ लें राहुल जी, क्या राहुल जी ये चाहते हैं कि भारत में दूसरा एक और संविधान लिख दिया जाए नेताओं मंत्रियों के लिए? क्योंकि ये संविधान वो पसंद नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए है। वो चाहते हैं कि जो सबके लिए कानून बना है, संविधान बना है, वो उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अरे जो अभी जो नया संशोधन बिल आया है, 130वां संशोधन बिल है, जिनमें संशोधन जो विधेयक है, एक 75 एक्ट है, एक 139 है, एक 164 है। इनमें संशोधन होना चाहिए कुछ उसके लिए, स्टेट्स के लिए। तो ये तो सबके लिए वो लेकिन एक सवाल तो सर बनता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ी पॉइंट है। नहीं योगेश जी, तो तुमने मेरी बात रिवीजन कर दी, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या ये विपक्ष के नेताओं के लिए ही संशोधन बिल लाया जा रहा है? ये तो सबके लिए है, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का, चाहे कांग्रेस का हो। फिर इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? दूसरी बात, जय जनता, अभी तुमने बताया था, कोई छोटा वो हो जाए तो वो जेल जाना पड़ता है, और नेता कितना भी अपराध कर दें वो जेल नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, कितना घोटाले का आरोप लगा और जेल जाना पड़ा, और जेल जाकर के भी और अपनी वहीं से शासन चला रहे, सत्ता चला रहे, 1 साल तक जेल रहे। यही नहीं, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री संथोल बालाजी, वो 250 दिन जेल में रहे, फिर भी पद नहीं छोड़ा उन्होंने। तो भैया आप अपराध कर रहे हो, इधर शासन भी करना चाहते हो। आप कैसा मानते हो मोदी जी के इस कानून, उसको अमित शाह के कानून को? तो मैं ही नहीं, विपक्ष के एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इसको कहा है, इसमें कमी कहाँ है? विपक्ष का नेता कह रहा है, कहाँ है इसमें गलतियां? ठीक है। और उन्होंने कहा है कि मैं और भी रीड करता हूं इसे, लेकिन इसमें गलतियां नहीं है, ये तो सबके लिए है। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कानून है, मंत्री हो, चाहे PM हो, चाहे CM हो। यानी देश के अपराध करोगे तो आपको तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, आपको उस समय अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा दर्शकों के सर का जवाब है कि एक देश एक कानून, यानी सरकार एकदम सही काम कर रही है इस मुद्दे के हिसाब से। तो सरकार सही काम कर रही है, लेकिन अभी आपने पूछा था कि हमारा विपक्ष राहुल गांधी जी
चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो मैं आपको इसका एक पूर्व में ले जाना चाहूँगा कि हमारा देश आज़ादी से पूर्व, हम 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन 1946 में जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो अंतरिम प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी देश को। तो सभी जो देश के नेताओं में एक विचार विमर्श हुआ कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो उस समय ये नियम था कि कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष होता था वही प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाता था। तो उसी दौरान हमारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सीतावी पट्टाभी रमैया, और उनके साथ साथ जो सहयोग किया था इसमें दूसरे उम्मीदवार खड़े हुए थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 उम्मीदवार चुने गए थे और ये कहा गया था कि हमारी कुछ रियासतें हैं जो बड़ी बड़ी 17 रियासतें हैं जो इनको वोट देंगी वही हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो 17 रियासतों में हमारे 13 रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया और तीन वोट रियासत के हमारे सीतावी पट्टाभी रमैया जी को मिले। तो उसके बाद हमारे कांग्रेस कमेटी और जो लोग थे उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, ये लोग प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। क्योंकि जिसको 0 वोट, कोई एक वोट नहीं, वो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसको कहते हैं भैया वोट चोरी। मैं एक दूसरा उदाहरण और देना चाहूँगा इसके साथ साथ। जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हमारे ये भीमराव अंबेडकर साहब, जिसको मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब वो रामपुर से एक इलेक्शन लड़े थे तो उनके विपक्ष में थे अब्दुल के नाम से थे, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो 70,000 वोटों से भीमराव अंबेडकर जीत रहे थे उस सीट से। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भीमराव अंबेडकर जी को हरा दिया और 20,000 वोट से अपने दूसरे प्रत्याशी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो समर्थित प्रत्याशी थे, उनको जिता दिया। इसे कहते हैं वोट चोरी। ना कि जो आरएसी हो रहा है, आरएसी खाली हमारे वोटर लिस्ट का संशोधन है, ना कि वोट चोरी। ये पहले से चला आया है, इसको हम बिल्कुल नहीं कह सकते। हमारी सरकार सही दिशा में काम कर रही है, मोदी जी सही दिशा में काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता। आज के समय में हमारे देश में गरीब जनता को एक सबसे महत्वपूर्ण काम दिया है कि फ्री अनाज, कोई भी देश फ्री अनाज, फ्री राशन नहीं दे रहा है गरीबों के लिए। और आज तक हमारा देश आज़ाद हुआ है, उससे लेकर अब तक किसी ने फ्री अनाज राशन नहीं दिया। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने, बीजेपी ने दी हैं, जैसे ड्रिप एंड इरिगेशन सिस्टम की योजनाएं जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और जो कि सम्मान निधि की योजनाएं जो इस समय हर किसान को 2,000 रुपये मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे फसल बीमा भी किसान को मिल रहा है। हाँ, कुछ समस्या हो सकती हैं। हमारी सरकार, जैसे अभी एक समस्या चली आ रही है कि किसानों की खाद बीज की समस्या, लेकिन मेरे मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि ये खाद बीज की समस्या आपके स्वास्थ्य के लाभ के लिए हमारे मोदी जी इस पर विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपनी खेती में DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, तो हमारा हर घर में एक दिन ऐसा आएगा कि हर व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा। इस समस्या के निदान के लिए मोदी जी जैविक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। देखिएगा, हम लोग सुन रहे हैं लगातार, मैं आप दोनों से सुन रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सवाल आज पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष हमेशा यही साध रहा है सवाल कि सरकार जो अभी वर्तमान में केंद्र में है वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है। विपक्ष लगातार उन्हें केंद्र के उस सदन के अंदर और सदन के बाहर घेरता हुआ नजर आ रहा है। अभी बिहार का इलेक्शन है, वहाँ घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या बात है, विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं रहा है। ओनली पहले अभी जो नारा दिया है वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे दिया। उससे पहले कहते थे राहुल गांधी कि उसमें बदलाव कर देंगे, ये संविधान में बदलाव कर देंगे, तो वोट घर ही कर लिए। उन्होंने देखा उत्तर प्रदेश में संविधान का नारा दिया। क्या बात है, विपक्ष पे कोई और काम नहीं रहा, या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्यों नहीं उठाई जाती हैं सदन में? कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव दिख रहा है आपको? योगेश जी, जैसे कांग्रेस के जो जहाँ पर सत्ता रही है जिन प्रदेशों में,
तो पहले तो वहाँ पर ही अपना उदाहरण देकर प्रस्तुत करें। जैसे योगी जी ने सुरक्षा के मामले में एक मॉडल पेश किया है, जिसको भारत के प्रदेशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको अब तो लोग बड़ा वो कर रहे हैं, इसमें बुलडोजर। वहाँ कोई एक्शन है तो इनको ऐसा कोई अपना, जहाँ पर इनका स्टेट, जहाँ पर इनका गवर्नमेंट, वहाँ अपना एक अच्छा उदाहरण, रोजगार ज़्यादा दें लोगों को, लोगों की सुरक्षा ज़्यादा अधिक दें, तो ऐसा उदाहरण पेश करके फिर ये बातों को कहें तो वास्तव में जनता समझेगी। यानी आपसे मेरा सीधा सवाल है, सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो अहम मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, रोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों से अलग हटकर ऐसे मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। क्या नहीं लगता कि एक विद्यार्थी की आवाज़ को उठानी चाहिए, एक किसान की आवाज़ को उठाना चाहिए, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा अभी भूखा मर रहा है किसान एक तरह का? मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है जिन प्रदेशों में, और जिसके हमारे राहुल गांधी जी हमारे मॉनिटरिंग डायरेक्टर हैं, कि फन फैलाए आज खड़े हो डसने को तैयार हमें, फन फैलाए आज खड़े हो डसने को तैयार हमें, बदले बदले क्यों लगते हो अपने जिगरी यार हमें, फन फैलाए आज खड़े हो डसने को तैयार हमें, बदले बदले क्यों लगते हो अपने जिगरी यार हमें, लाना होगा आसमान से हमको एक सत्ता का नया सूपान, लाना होगा आसमान से हमको एक कि सत्ता का नया तूफान, ये सत्या का तूफान लगता है बेकार मुझे, ये सत्ता का तूफान राहुल गांधी जी आपके जीवन में लगता है अंधकार मुझे, लगता है अंधकार मुझे, फन फैलाए आज खड़े हो विपक्षी तैयार डसने को प्यार हमें, बदले बदले क्यों लगते हो विपक्षी साथी हमें। तो दर्शकों, देखा है कि अभी हमारे वकील साहब ने जो भी एक प्रस्तुति दी है, उससे सीधा किधर टारगेट हो रहा है वो आप खुद देखिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शकों, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अमित शाह जो कानून, गृह मंत्री जो कानून सदन में पेश किया है, उसका मतलब है चाहे सीएम हो या पीएम हो या फिर कोई राज्य मंत्री हो, अगर उन्होंने कोई भी क्राइम किया है और उन्हें 30 दिन तक हिरासत में रहे हैं, तो उनका 31वां दिन उन्हें पद से हटा दिया जाए और उनके यानी पद मुक्त की एक परिभाषा दे दी जाए। क्योंकि आप खुद सोचिएगा कि देश में कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो एक प्रिंसिपल हो, चाहे किसी बैंक का मैनेजर हो। अगर उन लोगों के लिए कानून बराबर है तो नेताओं के लिए कानून बराबर क्यों नहीं? क्योंकि भाई कानून देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर गृह मंत्री अगर इस तरीके का कानून बना रहे हैं तो विपक्ष को क्यों ऑब्जेक्शन है, विपक्ष को क्यों घबराए हुए है? इधर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, तमाम सारे विपक्षी दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ऑब्जेक्शन में है कि हम इस कानून के फेवर में नहीं हैं। लेकिन दर्शकों, आप जानते हो कि गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं, और ऐसा ही किया है। कानून अभी सदन में पेश करने को थे, आज सदन को हंगामेदार पूरे दिन देखा गया। सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। विपक्ष का एक ही नारा था, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन उधर सदन में आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जमकर अपने सवाल सदन में पेश करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस पर तमाम सारे अनफेवर, फेवर वो आगे आते रहेंगे। लेकिन दर्शकों, आपकी राय क्या है? क्या देश के लिए एक देश एक कानून होना चाहिए या नहीं? हमें ज़रूर बताइएगा और खबर एक्सपर्ट पर अपना प्यार दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद।